ये है एक सेल जिसे आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप अपने टीवी के रिमोट की बैक साइड ओपन करो, उसमें आपको दो सेल मिल जाएंगे। तो उसको बोलते हैं सेल। तो आज का टॉपिक है सेल। इसमें पढ़ेंगे हम तीन चीजें। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसकी कंस्ट्रक्शन, ये कैसे बना हुआ है, और इसकी वर्किंग, जिस चीज से सेल बना है वो कैसे काम करती है, और तीसरा एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, सेल होता क्या है। इट्स अ डिवाइस, जैसे एक मोबाइल फोन डिवाइस है, लैपटॉप डिवाइस है, ऐसे सेल भी एक डिवाइस है। डिवाइस काम क्या करती है, डेट कन्वर्ट्स, वो कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है। किसको बदल देती है, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो एनर्जी जो दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को आपस में मिक्स करने में जो उनमें रिएक्शन होती है और एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को ये सेल पकड़ता है, उस एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हुई, वो एनर्जी जो चार्ज को मूव करती है, करंट पैदा करती है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या बनी। इट इज अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है जो बदल देती है, कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। सेल बना किस चीज से हुआ है। अच्छा, एग्जाम में हमने ये वाला डायग्राम बनाना है, ये वाला सेल नहीं बना देना वहां पे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो हम बनाएंगे ये वाला डायग्राम। तो इस डायग्राम में देख लेते हैं ये सेल बना किस चीज से हुआ है। अ सेल कंसिस्ट ऑफ, तीन चीजों से बना हुआ है। नंबर वन हो गया इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ये जो बीकर में है ना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। दूसरा हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इस सोल्यूशन में हमने डिप किया हुआ है एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट जो सोल्यूशन है जो बीकर में रखा है उसके अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए हैं। एक को बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब देख लेते हैं इसकी वर्किंग। इसकी वर्किंग देखो, हमने ना तीन हिस्सों में डिवाइड की हुई है। जिस जिस चीज से ये सेल बना हुआ है उसकी अलग अलग से वर्किंग यहाँ पे दिखा रखी है। तो चलो देख लेते हैं उसको। सबसे पहले है ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है, इट एक्सचेंजेस चार्जेस, चार्ज को अदला बदली करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच में। इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रोड जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, एक्सचेंज करते हैं कुछ चार्जेस को। और ये सब कुछ होता है इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, बाहर नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह है। जैसे दो फ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हैं, तो एक फ्रेंड का टेक्स्ट दूसरे तक पहुंचाता कौन है, व्हाट्सएप। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एक का चार्ज दूसरे तक पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, अब देख लेते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये ऐसा इलेक्ट्रोड है, व्हेन डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, जब इसे इलेक्ट्रोलाइट में डुबा देंगे, हम डुबाएंगे, इसका क्या होता है, इस इट अटेन्स, इसमें पोटेंशियल आता है। और वो पोटेंशियल कितना आता है, हायर देन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल है, ठीक है ना, एक लाइन लगा दी यहाँ पे। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वो वाला इलेक्ट्रोड है जिसे हमने डिप किया इस इलेक्ट्रोलाइट में, और जैसे ही डिप किया इसका पोटेंशियल राइज कर गया, किसी एक वैल्यू को अटेन करके बैठ गया, और वो वैल्यू है अबव द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल बढ़ जाएगा व्हेन डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो हुआ जिसको हमने डिप किया, जैसे ही डिप किया इस इलेक्ट्रोलाइट में, इसका जो पोटेंशियल है, इट अटेन्स अ पोटेंशियल लोअर देन इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट से नीचे का पोटेंशियल अटेन कर लेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है एक कॉमन ग्राउंड। जैसे ही उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड डाला है उसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट से ऊपर हो गया, और जैसे हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड बीच में डाला इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट से नीचे हो गया। तो जैसे हम बाहर से इन दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे किसी कंडक्टर से में, तो इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्लो करने लग जाएंगे, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं है, उनमें पोटेंशियल डिफरेंस है। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस ये निकाल लेंगे, हायर माइनस लोअर, तो ये हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल है वो आ जाएगा।
तो ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल एक। एग्जाम्पल में हम देखेंगे वोल्टिक सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, ये इसका नाम है। और ये कैसे काम करता है अब देखेंगे। सबसे पहले हम वोल्टिक सेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो सारी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क क्या आएगा वो हम आपको दिखा देंगे अलग से। तो वोल्टिक सेल क्या है? इट्स अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, सेम वैसे लिख दो, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और डिफरेंस क्या है साथ में ये लिखना है, बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब है वोल्टिक सेल की डेफिनेशन में हम ये केमिकल एनर्जी कैसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है ये चीज भी बता देंगे। तो हमारी डेफिनेशन बन जाएगी किसकी? वोल्टिक सेल की। दोबारा देख लेते हैं वोल्टिक सेल की डेफिनेशन। इट्स अ डिवाइस, ये वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें केमिकल में। ये केमिकल एनर्जी कहां से आई? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, जिसको बोलते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इकट्ठा हो रहा है इस सेल के अंदर। ये वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बाय स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो कंस्ट्रक्शन भी सेम है, बस हमने क्या करना है कि जैसे जो भी इलेक्ट्रोलाइट का नाम है और पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जो मेटल्स हमने यूज किए हैं उसका नाम ऐड कर देना है। अ वोल्टिक सेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है? कॉपर। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहां पे आएगा जिंक। तो ये होगी वोल्टिक सेल की कंस्ट्रक्शन। अब देखेंगे इसकी वर्किंग, ये वोल्टिक सेल काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हमने कहा था कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड है जिसे हम इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे तो वो नेगेटिव पोटेंशियल अटेन कर लेगा। वो कैसे करेगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है जिंक। तो जिंक की प्रॉपर्टी होती है व्हेन डिप्ड इन H2SO4 सॉल्यूशन इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म जिंक आयन। जिंक को जब हम जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे H2SO4, तो क्या करेगा वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जिंक के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं जिसके कारण जिंक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप कर जाता है और कहां तक पहुंच जाता है? -0.76 वोल्ट। तो अब हमने बोला था जिंक कन्वर्ट होता है जिंक आयंस में। तो जिंक आयंस क्या करते हैं? जिंक आयंस क्या करेंगे? H2SO4 में SO4 है ना, सल्फेट आयंस, इससे जिंक आयन रिएक्ट करके ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना देगा। ये जो पहले स्टेप है ना दो, ये जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी है। जिंक को जैसे ही हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करते हैं वो गलना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जिंक आयन बनाता है और जिंक आयन जाके उसके सल्फेट आयन से जुड़ जाते हैं और ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट बना देते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। और इसके कारण नेगेटिव इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो जाता है -76 वोल्ट के ऊपर। तो बच्चों यहां तक आपको वर्किंग समझ आ गई, तो इसका मतलब क्या है? हमारा आधा काम हो गया है। अब यहाँ पे देखो लास्ट स्टेप को समझने के लिए हम देखेंगे क्या क्या कंज्यूम हो गया है। हमारा जिंक कंज्यूम हो गया है, ये देखो जिंक आयंस कंज्यूम हो गए, सल्फेट आयंस कंज्यूम हो गए। तो हमारे पास अब बच गया गया है इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। और हाइड्रोजन आयंस भी तो बचे हैं। हाइड्रोजन आयंस कहां से आए? H2SO4 में SO4 तो चला गया ना, सल्फेट आयन तो चला गया। तो हमारे पास बच गया ये दो हाइड्रोजन आयंस, जो कि अपने आप में बहुत अनस्टेबल है। उनको अब चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या करते हैं? वो आ जाते हैं कॉपर के पास, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना इसके आसपास आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और डिमांड करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड से कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से भी प्रोवाइड करो। इसके कारण ये एक्यूमुलेशन जो होती है, ये एक्यूमुलेट होते हैं जो
कॉपर के इलेक्ट्रोड के पास इसके ऊपर पोटेंशियल हो जाता है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव आयंस आए हैं ना यहाँ पे। तो पॉजिटिव आयंस आने की वजह से ये कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दो और हम स्टेबल होएं। तो इसके कारण जो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है ना, ये जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोलाइट से कितना बढ़ता है? प्लस 0.34 वोल्ट्स। तो कॉपर ने कर लिया हायर पोटेंशियल अटेन। कितना हायर किया? प्लस 0.34 वोल्ट्स। इसी डायग्राम में देख लो, कॉपर ने कर लिया हायर पोटेंशियल अटेन और जिंक ने कर लिया लोअर पोटेंशियल अटेन। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 0.34 माइनस माइनस 0.76 वोल्ट। तो टोटल आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे। कहाँ पे आएगा ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस? 1.1 वोल्ट। इन दो इलेक्ट्रॉन्स के टॉप के ऊपर यहाँ पे इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो जैसे ही हम इसको बाहर से कनेक्ट करेंगे तो ये बल्ब जो लगा है ये ग्लो करना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और हाइड्रोजन आयंस कॉपर से दो इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और बना देगा हाइड्रोजन गैस। तो ये सेल क्या करता है? एक तो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है, दूसरा इसमें जो जिंक है वो खत्म होता है, गल जाता है, खत्म हो जाता है। और तीसरा जो सेल की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, सबसे मेन जिसके लिए हमने ये सेल बनाया है। तो ये होगी हमारी वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल जिसको बोलते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन एज वेल एज वर्किंग। तो समझ आ गई रिएक्शन? बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो, सारा खेल इस जिंक ने और H2SO4 ने शुरू किया, लफड़ा इन्हीं का था। और जिंक ने क्या किया, फटाफट सल्फेट आयंस देखे और चुरा लिए और खुद बन गया जिंक सल्फेट, जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन इसको गंवाने भी पड़े, वो फ्री पड़े रहे इसके पास। और इसी कारण ये खुद तो खत्म हो गया, जिंक तो था, जिंक खत्म हो गया, वो गल जाएगा H2SO4 में और छोड़ गया दो इलेक्ट्रॉन्स। तो जिंक ने खुद तो दो इलेक्ट्रॉन छोड़े ही हैं और साथ में SO4 चुरा कर H2 को भी अकेला छोड़ दिया, उसका भी घर बर्बाद कर दिया। यहां से हाइड्रोजन आयन, हमारे पास दो हाइड्रोजन आयन बच गए, जिनको अब अपनी जिंदगी चलाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो प्रोवाइड किए इस कॉपर ने। तो ये बन गई हाइड्रोजन गैस और खुद हाइड्रोजन भी निकल गया और सब खुशी खुशी रहने लगे। और हमें क्या मिला? हमें मिल गई इलेक्ट्रिसिटी, हमारा बल्ब चल गया। तो ठीक है ना? तो ये हो गया विन विन सोल्यूशन फॉर एवरीबॉडी। तो इसी को बोलते हैं वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। अच्छा, जब यहां तक सेल देख लिया तो थोड़ा सा और देख लो। ये चीज शायद बुक्स में मिले ना मिले, या समझ किसी को आ रही हो ना आ रही हो, यहाँ पे क्लियर डायग्राम से हम दिखा देते हैं कहाँ पे कौन से चार्जेस मूव कर रहे हैं। सबसे पहले हमने कहा था कि सेल ने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है तो इसका मतलब वहां चार्जेस मूव हो रहे हैं। तो चार्जेस की मूवमेंट किस डायरेक्शन में, वो अब यहाँ पे डायग्राम से देखेंगे। ये चीज हो सकता है कुछ बच्चों को समझ ना आ रही हो, तो आप क्या करो, ये पीडीएफ नीचे लिंक में दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो और ये अपने फ्रेंड्स को आगे पास ऑन कर दो। उसमें साफ डायरेक्शंस बनी हुई है डायग्राम के साथ, कहाँ पे कौन सा चार्ज किधर मूव कर रहा है। और इस तरह आप अपने फ्रेंड की भी मदद कर दो, उसे भी समझा दो और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है? अब देख लेते हैं आउटर सर्किट। ये आउटर सर्किट कौन सा हुआ? जो सेल के बाहर है, इतना वाला, ये इतना सा। सेल को काट दो, सेल को हटा दो, ये हो गया आउटर सर्किट, बाहर का सर्किट। तो इसमें हम देखेंगे चार्ज कौन सा मूव कर रहा है। चार्ज कर रहा है, चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके जा रहा है। तो चार्ज की मूवमेंट होने से, जहां इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होने से करंट पैदा होगा। तो हमें अब देखना है दोनों की डायरेक्शन आउटर सर्किट में, ये बाहर वाले सर्किट में। देखो, इलेक्ट्रॉन किसने छोड़े थे? जिंक ने। जिंक ने खुद कर लिया था अपने आप को जिंक आयन में कन्वर्ट और खुद भाग गया था, पीछे दो इलेक्ट्रॉन छोड़ गया था। इसका मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां पे इकट्ठे हुए? ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े थे। ऊपर से हाइड्रोजन आयंस ने क्या किया, कॉपर से ले लिया दो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए यहां से नेगेटिव इलेक्ट्रोड से लेके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक।
ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ से आके कॉपर के अंदर चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड तक, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक। तो ये होगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट की डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज के कारण करंट उल्टा चलता है ना, ये हमारी कंसिडरेशन है। तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये हो गया आउटर सर्किट का। अब देख लेते हैं इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की का भी तो यही काम है ना कि फ्लो ऑफ आयंस यानी फ्लो ऑफ चार्जेस को मैनेज करना दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, हाइड्रोजन आयंस इकट्ठे होके कहाँ गए थे, कॉपर के पास। कॉपर के पास चले गए थे ना, तभी वहीं पे से तो उनको दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं। हाइड्रोजन आयंस कहीं भी हो जाएंगे टू द कॉपर। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का हाइड्रोजन आयंस का फ्लो है फ्रॉम जिंक टू कॉपर, कॉपर की तरफ जाएंगे वो। और नेगेटिव आयन SO4 क्या है, कहीं भी हो वहां वो जाएंगे जिंक की तरफ, क्योंकि जिंक सल्फेट बनाना है ना उन्होंने, इनको अट्रैक्ट कर रहा है ये जिंक इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव चार्ज जो जा रहा है, जो कि सल्फेट आयन चार्ज कैरियर है उसका, वो जा रहा है कॉपर टू जिंक। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखते हैं करंट किधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन होती है अलोंग द पॉजिटिव चार्ज और ऑपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब करंट की इलेक्ट्रोलाइट में डायरेक्शन होगी फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये इस तरफ करंट जाएगा। तो ये हुई करंट और चार्ज कैरियर्स की मूवमेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सर्किट। इससे पहले कि सेल को हम और जाने, हमें समझनी पड़ेंगी कुछ डेफिनेशंस। वो डेफिनेशंस क्या है, वो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आ जाती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बोलते हैं EMF। नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोमोटिव यानी इलेक्ट्रॉन को मोशन देने वाली फोर्स। ये क्या है, इट्स एनर्जी गिवन बाय अ सेल। ये वो एनर्जी है जो सेल देता है, किसको देता है, टू अ यूनिट चार्ज। कोई यूनिट चार्ज है उसको ये एनर्जी मिलती है, कौन देता है, ये पूरा का पूरा सेल, पासिंग थ्रू वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द सर्किट। इसका मतलब कोई यूनिट चार्ज यहां से चला, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये जाके पूरा यहाँ से ये पूरा सर्किट कंप्लीट होके वापस उसी पोजीशन पे पहुंच गया। तो इस चार्ज को, ये पूरी रास्ते में जितनी भी एनर्जी चाहिए ये रास्ता कवर करने के लिए, पूरा सर्किट, इस रास्ते को कवर करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उस चीज को वो प्रोवाइड करता है सेल, और उस एनर्जी को बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF की डेफिनेशन, बिल्कुल यूनिट छोटा चार्ज, उसको एक पॉइंट से स्टार्ट किया इस पूरे सर्किट पे और वापस वहीं पे पहुंचा दिया। ये पूरा रास्ता ट्रेवल करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितनी एक सेल की एनर्जी लगी, उस एनर्जी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स। अच्छा, अभी प्रीवियसली हमने देखा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को जैसे ही हम इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं उसका जो पोटेंशियल है हायर हो जाता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का लोअर हो जाता है। तो सेल में जो यूनिट चार्ज को मूवमेंट करवा रहा है वो एनर्जी आई कहां से, इसी पोटेंशियल डिफरेंस से। तो EMF क्या हुई, इक्वल टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस, जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पैदा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डिपिंग द इलेक्ट्रोड्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। उसी ने तो सारी एनर्जी दी है चार्ज को मूव कराने के लिए पूरे साइकिल से। तो ये हो गई हमारी EMF किसके इक्वल हो गई, ये जो डिफरेंस है यही हमारी बन जाती है EMF ऑफ द सेल। और इसके यूनिट्स होते हैं, जो पोटेंशियल के यूनिट्स होते हैं, वोल्ट्स। अगली डेफिनेशन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, इससे एनर्जी गिवन बाय सेल,
फिर एनर्जी कौन दे रहा है? सेल दे रहा है। किसको दी? यूनिट चार्ज को। कोई यूनिट चार्ज यहाँ पे रखा है, उसको एनर्जी दी, लेकिन उसका रास्ता क्या है? पासिंग थ्रू वन टर्मिनल टू अदर। एक टर्मिनल से चला दूसरे तक जितना पहुंचा, बस इतना ही देखना है, बाकी का नहीं देखना है। इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। फिर से देख लेते हैं एक बार। इस बार यूनिट चार्ज यहां से चला, चलते 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 यहां तक पहुंच गया, बस इतना रास्ता कंसीडर करना है। एक बार डेफिनेशन फिर देख ले। एनर्जी गिवन बाय द सेल। किसने दी? एनर्जी तो सेल ही देगा, बाहर से तो आने नहीं वाली। और किसको दी? यूनिट चार्ज को दे दी। और यूनिट चार्ज का रास्ता क्या है? पासिंग थ्रू वन टर्मिनल टू द अदर। एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक जाने के लिए। और ये कहां पर होते हैं टर्मिनल्स? टर्मिनल होते हैं आउटसाइड द सेल। और कब होता है ये? व्हेन करंट फ्लोज। जब हम एक्सटर्नल सर्किट लगाएंगे, उसमें करंट फ्लो करेगा, तो यूनिट चार्ज जो यहां से चल के एक टर्मिनल तक दूसरे टर्मिनल तक पहुंचेगा, इस एनर्जी को बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके भी यूनिट्स होते हैं वोल्ट्स। तो एक बार दोनों डेफिनेशंस दोबारा देख लो, और दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फर्क क्या है, ये भी एक बार दोबारा देख लो। देखो, इन दोनों डेफिनेशंस में सिमिलैरिटीज तो यह है कि दोनों एनर्जी है। कौन लगाता है? सेल लगाता है। किस पे लगाता है? यूनिट चार्ज पे लगाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? इनका रास्ता। ये जो रास्ता है, ईएफ में रास्ता क्या है? ये कंप्लीट साइकिल। चार्ज यहां से चला, यहां पहुंचा और उसी पोजीशन पे वापस पहुंच गया। और पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज एक टर्मिनल से चला, उठ के दूसरे टर्मिनल पे आके रुक गया, इससे आगे नहीं गया। ये इतना ही फर्क है दोनों में। तो ईएमएफ हो गई वन कंप्लीट साइकिल, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वन टर्मिनल टू अदर टर्मिनल आउटसाइड द सेल। और कब होता है? व्हेन करंट फ्लो, जब करंट फ्लो करेगा। अब अगली डेफिनेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखो, यहां देखो, जब हमने ईएमएफ डिस्कस की थी, तो हमने बताया था कि चार्ज मूव करता है वन कंप्लीट साइकिल। तो इसका मतलब, जब चार्ज मूव कर रहा है इस सर्किट में, तो ये पहले तो आउटर सर्किट में भी घूम रहा था और अंदर के सर्किट में भी घूम रहा था। तो जब चार्ज मूव करता है, उसको मिलता है रेजिस्टेंस। तो जैसे ही इस कंडक्टर में चार्ज मूव करेगा, इसको मिलेगा रेजिस्टेंस। तो जो तो सेल के बाहर का रेजिस्टेंस होगा, उसको बोलेंगे आउटर रेजिस्टेंस। और जो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस होगा, ये वाला रेजिस्टेंस, यहाँ पे चार्ज मूव करेगा, इसको कोई ना कोई तो रोकेगा। वो कौन रोकेगा? ये केमिकल जो इसमें है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये देगा इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको बोलते हैं आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इट्स रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट। ये रुकावट किसने दी? ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। जो सेल का इलेक्ट्रोलाइट था, वो चार्ज को मूव नहीं करने दे रहा था, वो नहीं जाने देता। वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इसको ऑफर करता है। और ये किसको ऑफर किया? चार्ज को बोल दो, या फिर हम ब्रॉड लैंग्वेज में बोलेंगे टू द इलेक्ट्रिकल करंट। इट्स अ रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इस इलेक्ट्रोलाइट ने हमें रेजिस्टेंस दिया। किसको दिया? टू द इलेक्ट्रिक करंट। जो करंट को, जो इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा था, तो उसको जो रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। और इसको लिखते हैं छोटे आर से, स्मॉल आर। तो इसके भी यूनिट्स क्या होंगे? जो रेजिस्टेंस के यूनिट्स होते हैं, ओम्स। तो ये हो गया हमारा तीन डेफिनेशन है। एक होगी ईएमएफ ऑफ सेल, दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। अब देखो, देखो हमें पता लग गया कि सेल के अंदर करंट जहां पे फ्लो होता है, उसको मिलता है इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो रेजिस्ट करता है करंट के फ्लो को। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का, किन ऐसे फैक्टर से बढ़ सकता है? अब वो देख लेते हैं कि इस पे कौन से फैक्टर इंपैक्ट डालते हैं। सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जितने भी केमिकल्स होते हैं उनकी होती है कंसंट्रेशन। तो इस कंसंट्रेशन का
इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट डलता है वो हम देखेंगे। जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइट की, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट। और माइक्रो लेवल में देख लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है इसमें जो हाइड्रोजन आयंस हैं और सल्फेट आयंस हैं, वो थोड़े से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। कितने सारे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, एक थोड़ी सी जगह पर कितने सारे आयंस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ज्यादा आयंस होंगे वो लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस, तो चार्जेस की मूव करने में होगी दिक्कत। चार्जेस में की मूवमेंट में होती है रुकावट, और रुकावट का ज्यादा होना का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतने नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा होंगे, और चार्जेस फिर मूव नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे टकरे मारेंगे, इस कारण रेजिस्टेंस भी हाई आएगा। तो अगला है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस डी बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये जो डिस्टेंस है, जब इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से दूर होंगे तो चार्जेस को उतना ज्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा उनको रास्ता तय करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इंक्रीज करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी इंक्रीज कर जाता है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, ये वाला डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, जो चार्ज कैरियर है इस सोल्यूशन के अंदर उनको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको रेजिस्टेंस भी ज्यादा मिलेगा। तो इसलिए जब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तीसरा, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, कितना डुबाया हुआ है देखो यहाँ पे ज्यादा डुबाए हुए हैं, यहाँ पे सिर्फ इतने से डुबाए हुए हैं। तो सीधी सी बात है, कम डुबाए हुए हैं तो रिएक्शन भी उतने ही एरिया में होगी, ये तो ऐसे की ऐसे पड़े रहेंगे। एरिया इंक्रीज करने का मतलब है, देखो कितना एरिया मिल गया, दोबारा देख लो इसको, एक बार फिर से देखते हैं। ये देखो कितना एरिया मिल गया, यहाँ ये सारा एरिया इनको मिल गया रिएक्शन के लिए। ये कितना सारा एरिया मिल गया एज कंपेयर टू इसके, यहाँ पे देखो कितने छोटे छोटे एरियाज मिले हैं। तो जब एरिया इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। देखो एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है का मतलब है ज्यादा रिएक्शन होगी, यहाँ पे भी चार्जेस एक्सचेंज होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। तो इस केस में हमें कम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell is inversely proportional to area of the electrodes dipped, कितने डुबाए हुए हैं इन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तीनों फैक्टर्स विद डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर असर डाल सकते हैं। तीनों कितने विद डायग्राम, और क्या उनके रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे बताए हुए हैं। तो ये सिंबल भी देख लो, ये होता है देयर फोर। अभी तक हमने देखी थी तीनों डेफिनेशंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, और इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इनके आपस में क्या रिलेशंस हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, पीछे एक टॉपिक में इतनी बात कहना भूल गया, सेल का जो सिंबल बनता है वो होता है ये, एक सेल बना के साथ में ऐसे एक रेजिस्टेंस दिखाया जाता है। ये छोटा आर से इसको डोनेट करते हैं, स्मॉल आर से। ये पूरा जो बनता है इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ, कंप्लीट सिंबल ऑफ अ सेल, जिसमें सेल भी दिखाया है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाया है। तो ये हो गए इसके टर्मिनल्स। अब देखते हैं ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हम एक सेल कंसीडर करते हैं, इमेजिन अ सेल, कंसीडर अ सेल। मतलब क्या है, एक ऐसा सेल इमेजिन करो जिसकी ईएमएफ की वैल्यू हमें पता है, वो हमने रख दी ई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वी, और उसका अंदर का रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। ये ऐसा सेल हमने इमेजिन किया है। साथ उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे लोड हमने कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू है बड़ा आर, ये वाला, ये एक्स्ट्रा लोड हमने लगा रखा है। ये हो गया इसका सर्किट, ये सर्किट बना देना है इसके बाद।
ठीक है, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। देयरफॉर हमें पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ वो एनर्जी है जिसने एक पॉइंट से शुरू किया यूनिट चार्ज को पूरे यहाँ से घुमाकर यहाँ से बिल्कुल लाके वहीं पे खड़ा कर दिया, ये होती है ईएमएफ। तो इसकी वजह से, इस चार्ज की मूवमेंट की वजह से जितना इलेक्ट्रिक करंट इस पूरे साइकिल में, इस पूरे सर्किट में पैदा होगा, वो करंट कितना होगा? वो होगा ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे देखो, बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ हमने कहा था यूनिट चार्ज एक जगह से चला और पूरे सर्कल में होके, पूरे साइकिल में होके वापस उसी पोजीशन पे आ गया। तो इस यूनिट चार्ज को ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने के लिए एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा था? ईएमएफ ऑफ द सेल। और ईएमएफ क्या थी? ये देखो, दोनों इलेक्ट्रोड्स में जितना भी डिफरेंस है, यही होती है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ठीक है, तो यहाँ पे बाय ओम्स लॉ आ गया, करंट इन द सर्किट आ जाएगा। करंट क्यों हुआ? इस चार्ज की मूवमेंट की वजह से। इस पूरे साइकिल में जितना करंट है, तो वो आएगा ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस सर्किट का रेजिस्टेंस। और हमें पता है दो रेजिस्टेंस जब हमने ऐड करने, तो हम देखते हैं वो सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो चेक करने के लिए देखो, मान लो मैं यहां से ये सर्किट तोड़ देता हूं, सिर्फ रेजिस्टेंस कंसीडर करो और किसी चीज को नहीं कंसीडर करो। करंट की मूवमेंट के लिए एक ही रास्ता है। तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो है, छोटा आर और बड़ा आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हो गए सीरीज में। ये दोनों सीरीज में है, आपस में कनेक्टेड। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे। जब सीरीज में होते हैं, दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बड़ा आर प्लस छोटा आर। तो करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, I इज इक्वल टू ई एम एफ ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ और करंट के बीच में। अगला रिलेशन हम देखेंगे, रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। ये यहां तक जो हमने की थी डेरिवेशन, इसी को आगे ले जाओ और इस टोटल रेजिस्टेंस को यहाँ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो इधर ले जाकर। तो ये आ जाएगा आई इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू ई। ई को इधर ले आओ, ई इज इक्वल टू आई इंटू बड़ा आर, मतलब आई इंटू आउटर रेजिस्टेंस प्लस आई इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर। आई इंटू बड़ा आर, ये क्या होता है? वी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यही तो होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में कहा था कि ये वो एनर्जी है सेल की जो यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से उठाएगी और जाकर दूसरे टर्मिनल पे रख देगी। तो इसी को तो बोलेंगे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय डेफिनेशन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये आई करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है इनटू आर रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लोड। तो ये आई आर हो जाएगा हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाय ओम्स लॉ से। यही तो होता है V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। बस फर्क इतना है कि ये V इसलिए हमने ये वाला कंसिडर किया क्योंकि यूनिट चार्ज यहां से उठाया, घुमाकर इस टर्मिनल पे रख दिया। तो इस दौरान जो करंट था इसमें I था और रेजिस्टेंस था R। तो ये अगर हमें नापना है, इसको कैलकुलेट करना है या इसको डिवाइस से मेजर करना है, ये पोटेंशियल मीटर लगा के, इस V की वैल्यू होगी I इंटू बड़ा R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू रख देंगे V। तो ठीक है, V को अब इधर ले आओ। हमने V और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E में रिलेशन निकालना था ना, तो वो तो आ गया हमारा। तो V को हम रख देंगे यहाँ पे और E आ गया ये। तो V और E का रिलेशन क्या हो गया? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू आर। इसमें क्या है? I क्या है? करंट इन द सर्किट इंटू R क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अच्छा, अब यहाँ पे देखो,
इस फॉर्मूले से हमें दो बातें पता लगती है। देखो, जब हम कोई सेल बनाते हैं, उसमें कौन सा केमिकल डलना है, इलेक्ट्रोड कौन से हैं और कितनी क्वांटिटी में डलना है, ये सब कुछ हम रखते हैं कांस्टेंट। जिसके कारण वो जो सेल बनता है वो एक कांस्टेंट ईएमएफ हमें देता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी उसकी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ई की वैल्यू कांस्टेंट होगी और साथ के साथ अगर वो कांस्टेंट ईएमएफ दे रहा है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमने उसकी कंपोजिशन में कुछ भी बदल फेर नहीं किया है। आर की वैल्यू बन जाएगी कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ईएमएफ भी कांस्टेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक सेल की जब कांस्टेंट है, आई है करंट हम सेल से निकालेंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका क्या मतलब है, जब हम ज्यादा करंट एक सेल से निकालने की कोशिश करेंगे तो वोल्टेज में ड्रॉप आएगा। जब हम ज्यादा करंट निकालेंगे तो वोल्टेज में ड्रॉप होएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम अपने घरों में भी देख सकते हैं। जैसे ही आप पंखा का स्विच ऑन करोगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप एसी का स्विच ऑन करते हो ना, लाइट फ्लिक करती है। एक बार लाइट ऐसे लगता है जैसे झटका लगा है। देखो, जो एसी की जो मोटर है, एसी के अंदर जो कंप्रेसर है, उसको चलाने के लिए बहुत सारा करंट चाहिए होता है। तो जैसे ही हमने एसी को एकदम से ऑन किया, उसने सर्किट से बहुत सारा करंट अपनी तरफ खींचा, बहुत सारे चार्ज कैरियर है अपनी तरफ खींचे। तो उसकी वजह से ये पोटेंशियल फॉर अ मोमेंट ड्रॉप हुआ। यही कारण है, जब हम हीटर या एसी को स्विच ऑन करते हैं, हमारे घर की लाइट से हल्की सी डिम या फिर एक झटका लेती है, फ्लक्चुएट करती है। कोई आपको पूछ लेगा कि जब हम एसी ऑन करते हैं तो घर की इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लक्चुएट करती है, तो उसका रीजन है, व्हेन मोर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट द पोटेंशियल इन द सर्किट डिक्रीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा इस रिलेशन से क्या पता चलेगा, मान लो ये सेल है, इसकी अगर हमें ईएमएफ निकालनी है ये वोल्ट मीटर लगा के, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो करंट इन द आउटर सर्किट है, ये आउटर सर्किट है, इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी जीरो। अगर ये जीरो होगा तो इस वोल्ट मीटर पे इस सेल की ईएमएफ की रीडिंग आ जाएगी। कैसे पता लगा, देखो, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। इसमें से I की वैल्यू अगर जीरो कर दे, हम करंट ड्रॉ ही ना करें सर्किट से, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब V इज इक्वल टू ई आ जाएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल। इसी तरीके से हम किसी भी सेल की ईएमएफ को मेजर कर पाते हैं, उसको नाप लेते हैं कि इस सेल की 1.5 वोल्ट है और दूसरे की 3 वोल्ट है। ये कैसे पता लगता है, जब हम उस सेल से करंट ड्रॉ नहीं करते या बहुत ही निग्लिजिबल करंट ड्रॉ करते हैं, जो ईएमएफ और ये दोनों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाते हैं। तो ये हम आगे पोटेंशियोमीटर में पढ़ेंगे कि कैसे हमें एक ईएमएफ कैलकुलेट करनी है किसी भी गिवन सेल की। अच्छा, अब हो गया, हमारे सारे रिलेशन हो गए, बस एक रिलेशन बचा है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल का रिलेशन क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब अगर ये मेरे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है ये वाला, इसमें हमारे पास इन दो रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिश्ता है वो निकालना है हमने। देखो, इनका रिलेशन भी बड़े आराम से आ जाएगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी हमने सब कुछ बिल्कुल सिंपलीफाई करके विद डायग्राम सब कुछ समझाया हुआ है। सिर्फ आप क्लिक कर लो, डाउनलोड कर लो और इस पीडीएफ को अपने फ्रेंड से शेयर करो, ताकि वो भी आगे उनकी भी जो कंफ्यूजन है दूर हो सके। जो यहाँ से नहीं पढ़ना चाहते, किसी और वीडियो से पढ़ना चाहते हैं, वहां पे पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी नोट्स प्रोवाइड कर देगा। का काम क्या रह जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करना। आप अपना टाइम मत वेस्ट करो नोट्स बनाने में, इसको सिर्फ डाउनलोड करो और अपने पास रखो, प्रिंट करा के अपने पास रख लो। और अपने फ्रेंड से जिसको रिक्वायरमेंट है, जिसको टॉपिक नहीं समझ आ रहा, ये उससे शेयर कर लो। चलो बैक टू द टॉपिक, अब हम देखते हैं अपनी डेरिवेशन। अच्छा, ये v तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये फॉर्मूला निकाल लिया था। अब हमें निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस। इस इक्वेशन में आई आर को इधर कर दो और
ये V को इधर ले आओ, तो इधर पॉजिटिव है, इधर आके V हो जाएगा नेगेटिव। इधर IR नेगेटिव है, तो यहाँ पे आके हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये वैल्यू आ गई, IR इज इक्वल टू E माइनस वी। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये जो R है, यहाँ पे R लिख लेना। R इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन आई। आई क्या है? करंट इन द सर्किट। और आई की वैल्यू होती है V बाय आर, बाय ओम्स लॉ। इस वैल्यू को पुट कर देंगे, V बाय आर को पुट कर देंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे, R ऊपर चला जाएगा और V नीचे रह जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से R ऊपर आ जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू EMF E माइनस V बाय V इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो यहाँ पे इसको अब ओपन कर देंगे, तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ब्रैकेट्स में EMF E डिवाइडेड बाय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वन इंटू एक्सटर्नल लोड। तो ये हमारा रिलेशन आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में। यही तो हमें तीसरी डेरिवेशन में कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ईएमएफ ऑफ द सेल पता हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पता हो और एक्सटर्नल रोड का कितना रेजिस्टेंस है, ये बात पता हो, तो हम बड़े आराम से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकाल सकते हैं।